और इसी के साथ आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार की दो बेटियों ने पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और आरोप है कि अब पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। परिवार के मुताबिक दोनों बहनें घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करने दे रही हैं, मूर्तियों को तोड़ डाला है, मंदिर के दियों को बुझा दिया है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने लखनऊ पुलिस के पास एक तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया है कि दोनों लड़कियां घर के लोगों को इस्लाम कबूलने का दबाव लगातार बना रही हैं और घर वालों की तरफ से इसका विरोध करने पर उनकी हत्या करवाने की धमकी दे रही हैं। देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। यूपी एटीएस समेत कई राज्य और देश की एजेंसियां जांच कर रही है। लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव के पास हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां दो बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अपने ही घर में अब पूजा नहीं करने दे रही, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। उस घर में हम आपको पहले वो जगह दिखाने चाहते हैं जहाँ वो नमाज पढ़ती थी। यहाँ वो नमाज पढ़ती थी, पहले इनके पिता यहाँ थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं यहाँ लगी, लेकिन यहाँ अब वो पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसी तखत पर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ती हैं। उनकी माँ है, उनको धमकी देती हैं, कहती कि प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो माता जी साथ में आप आइए, इधर बैठिए जरा। ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनके घर की जो बहू है वो भी मौजूद हैं। क्या हुआ था बताइए। यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग। हाँ, पूजा का चिराग। तो क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों क्या बन गई हैं? मुस्लिम बन गई हैं। कब से? उनके सामने से बनी, बहुत सालों से बनी। क्या तस्वीर किसकी आपने हाथ में लिया है? अपना, मेरे आदमी की है। तो ये इनके रहते ही इन्होंने सब किया? नहीं, ये जिस दिन खत्म है उस दिन दीपक के पलट दिया है। अच्छा। और ये बहुत दिन से धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे थे शादी करना करो, नहीं तो मेरे घर से जाओ, नहीं तो हमारे कहने शादी हिंदू रीत रिवाज में करो। कहती नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो आप उनकी माँ हैं? हाँ, दूसरी माँ है। अच्छा। तो ये तस्वीरें और ये पूरी जो घटना है वो लखनऊ की है और बेटियों पर किस तरह के आरोप परिवार के जरिए ही लगाए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग ही मामला बनता हुआ दिख रहा है। दरअसल पूरे के पूरे परिवार पर ही दबाव डाला जा रहा है धर्म परिवर्तन का। परिवार के मुताबिक दोनों बहनें जो हैं घर की ही, वो घर के अंदर पूजा पाठ नहीं होने देना चाहती हैं। मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा है, मंदिर के दियों को बुझा दिया और उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर लखनऊ से अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, ये अपने आप में बेहद अजीब मामला है कि घर की दो लड़कियां परिवार पर दबाव बना रही हैं। किस तरह से ये मामला सामने आया? देखिए, बिल्कुल ये लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव इलाके का मामला है जहां पर एक ही छत के नीचे रहने वाली माँ बेटियां आमने सामने हो गई हैं। प्रीति, दो बेटियां जिन्होंने, एक बेटी ने पहले मुस्लिम धर्म के एक युवक से निकाह किया और उसके बाद अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ रख लिया। दोनों ने मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया। एक का नाम नाजिया है, एक का नाम तमन्ना। उन्होंने अपना नाम बदलकर रख लिया। अब वो अपने ही परिवार के लोगों पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करें, यानी मुस्लिम धर्म ग्रहण करें। उन्होंने जो घर के अंदर की, मंदिर के अंदर की जो मूर्तियां होती हैं उसको तोड़ डाला, जो मंदिर में दिए जलते हैं उसको बुझा दिया और नमाज पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रही है। अपने छोटे भाई को उन्होंने जबरन नमाज पढ़वाया, आयतें पढ़वाई और कहा मस्जिद में नमाज पढ़ो। न्यूज 18 से उसने, इंडिया से सीधे बात करते हुए उसने भाई ने सारी बातों को बताया और ये भी बताया कि कैसे कैसे वो नमाज पढ़वाती थी और क्या क्या कहती थी। इसमें 3 युवकों के नाम पर भी तहरीर दी गई है जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जबरन ये प्रेशर डाला, ऐसा उनकी मां का आरोप है। लगातार उनकी मां रो रही हैं, बिलख रही हैं। उनकी पति के मौत के बाद से ये लड़कियां बिल्कुल अपनी तरीके से जबरन उसी घर में रहती हैं, लेकिन हिंदू धर्म रीति रिवाज से काम नहीं करने देती। कुछ दिन पहले उनके पिता की मौत हुई तो 13वीं में भी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से काम होने में बाधा डाला, अड़ंगा डाला। अब इस पूरे मसले को लेकर गोमती नगर में उनके भाई की तरफ से एक तहरीर दी गई जिसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है कि वो हमें
घर में धर्म परिवर्तन कराना चाहती हैं, हिंदू रीति रिवाज से काम नहीं करने देती, नमाज पढ़वाना चाहती हैं, मंदिर में रखी छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ डाला। तो ये बड़ा बेहद चौंकाने वाला बिल्कुल अलग तरीके का मामला है ये प्रीति जो अब सामने आया। हालांकि पुलिस इसमें कार्रवाई करने की बात कर रही है। तहरीर गोमती नगर थाने में दे दी गई और उनका मानना है कि एटीएस इस पूरे मामले की जांच करे। तो अब ये देखना होगा कि ये कार्रवाई कैसे कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई क्या होती है ये भी नजर रहेगी और इन परिवार की बेटियों पर किनका प्रभाव है या दबाव है इस पर भी हम आगे आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ ही दोनों बहनों के रवैये से पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। अब मामला लखनऊ के गोमती नगर थाने पहुंच चुका है। हालांकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। परिवार के मुताबिक दोनों बहनों ने घर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। न्यूज 18 की टीम के पहुंचने पर दोनों बहनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। न्यूज 18 ने उनका पक्ष जानने के लिए दोनों बहनों से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो सामने नहीं आई। लखनऊ के जिस घर में दो बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया लालच और लोभ के जलते, उस घर में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वही कमरा है। बताया जा रहा है कि इस तरफ पूरा परिवार रहता है, उनके घर के लोग रहते हैं, पूरा आंगन है और इस कमरे में वो बेटियां रहती हैं। बहुत देर से न्यूज 18 कोशिश कर रहा है कि उनसे बात किया जाए। दरवाजे को कई बार हमने नॉक भी किया। कोई अंदर है तो बाहर आ सकता है, हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो। तो देखिए अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर से कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। कोशिश जरूर ये की जाती है कि दूसरे पक्ष की भी बात की जाए, लेकिन बार बार नॉक करने के बाद दरवाजे पे कोई नहीं निकलता। और यहीं से दूसरा जो है, जो प्रांगण है, अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर इनकी पूरी दूसरी फैमिली रहती है, परिवार रहता है, भाई रहते हैं, इनकी माएँ रहती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि बार बार नमाज पढ़ने की बात की जाती है उनकी तरफ से। बार बार कहा जाता है कि नहीं तो हम विवाद करेंगे, मारपीट करेंगे। तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही घर में एक ही आंगन के नीचे रहती हैं, लेकिन पूरे परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात करती हैं। अपने छोटे भाई से जबरन मारपीट कर नमाज भी पढ़वाया। तो ये गंभीर मामला, हालांकि शिकायत गोमती नगर थाने में पहुंच गई। अब देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से होती है। वीडियो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। विशेष रूप से जितनी भी एजेंसियां को इसमें लगना चाहिए कानून के तहत वो लगी जाएंगी, खुलासा पूरा होएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, वो भी इसमें मिलकर जो भी एटीएस के माध्यम से या जांच एजेंसियों के माध्यम से इसमें खुलासा करेगी। एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके अंदर बारीकी से जो नीचे स्तर तक की इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। अजीत, मामला गोमती नगर थाने पहुंच चुका है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि किन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, प्रभाव में आकर ये लड़कियां ये काम कर रही हैं? देखिए बिल्कुल 3 लोगों का नाम उनकी मां की तरफ से, उनकी भाई की तरफ से तहरीर में दिया गया है। अकरम, इरफान जैसे 3-4 नामों का उसमें जिक्र किया गया है कि उनकी पहले बड़ी बेटी को बहला फुसलाकर उनसे निकाह किया गया, उसके बाद उसके जरिए दूसरी बेटी पर, और अब पूरे घर को कहा जा रहा है कि वो पूरा धर्म परिवर्तन कर दें, पूजा पाठ ना करें। और ये कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करोगे तो पूरे घर पे आफत आ जाएगी, सभी लोगों की मौत हो जाएगी, पूरे घर पूरा परिवार मौत की नींद सो जाएगा। डराते हैं, धमकाते हैं। मां जिस तरह रो रही थी न्यूज 18 की कैमरे पर, टीम को देखा तो भावुक हो गई। उससे इस बात का अंदाजा प्रीति लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक मंसूबा उन लोगों का होगा जो पहले लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने कब्जे में करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, निकाह कराते हैं, नाम बदलवाते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली को प्रेशराइज करते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जो धर्मांतरण कर लें। उसके छोटे जो भाई हैं लड़कियों के, उसको न्यूज 18 ने अपने कैमरे पर पूछा कि क्या होता है, तो उसने भी पूरी कहानी बयां की, यहाँ तक कैसे नमाज पढ़ाया जाता है उसने करके दिखाया, किस तरह हमारी बहनें कराती हैं और मारपीट करती हैं हमसे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजीत, हम आपके पास दोबारा रुख करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी है। बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले में जुड़ी हुई। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें एक राहुल भोला भी है। राहुल से फिलहाल एटीएस लखनऊ में पूछताछ हो रही है। दिल्ली का रहने वाला राहुल भोला और सुन नहीं सकता है, और राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब साजिश की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसमें उसकी पत्नी रीता का नाम भी सामने आया है। वो भी 2009 से
2018 तक नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ती थी। लड़की के परिवार के मुताबिक राहुल से दोस्ती के बाद उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली और परिवार से नाता तोड़ लिया। और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाली रीता, जो कि मूक बधिर है, इसलिए उसने न्यूज 18 के हर सवाल का जवाब संकेतों में या लिख कर दिया। हालांकि रीता का दावा है कि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका नाम खदीजा रखा है। रीता के मुताबिक जब धर्मांतरण सर्टिफिकेट पर इसका नाम बदला गया तो उसने आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। देखिए क्या है धर्मांतरण का अनकहा सच। रीटा ने भी अपना नाम बदल लिया था, जैसे अहमद ए लगाना शुरू कर दिया था राहुल ने अपने नाम के आगे, तो रीटा ने भी क्या नाम बदला था? सर इसका वैसे इसका जो कन्वर्जन पे नाम है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे, वो उसका खादी जहां है। बट ये इससे हम कभी भी इसका नाम पूछते तो ये कभी भी खादी जहां नहीं बोलती, ये हमेशा रीटा ही बोलती है। तो और जब मैंने इसको इस बारे में पूछा कि सर्टिफिकेट पे मतलब तू कन्वर्ट हुई है तो तूने अपना नाम खादी जहां, मतलब तुझे बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए अगर तुम सच्ची में कन्वर्ट हुए। तो ये इसने एक शॉकिंग चीज़ है जो इसने मेरे को बोली, इसने ये बोला कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से नाम लिखा। जब ये इसका कन्वर्जन हो रहा था उन्होंने अपनी मर्जी से ये नाम लिखा है। मतलब इसको इस चीज़ में अभी भी आप यहाँ पे बैठिए, आप इससे इसका नाम पूछेंगे ना, ये अपना नाम रीटा ही बताएगी, ये अपना नाम खादी जहां नहीं बताएगी। अगर आप इनसे इनका नाम पूछिए आप और ये लिख कर बताएं कि क्या है इनका नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इन्होंने नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, वो रीटा रीटा लिखा था। फिर उन्होंने पन्ना चेंज किया और यहाँ पर लिख रही हैं डियर सर, रीटा है मेरा नाम, रीटा अपना नाम। और इनसे पूछिए कि कन्वर्जन जो सर्टिफिकेट है उस पर नाम किसने बदला, कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर नाम इनका कैसे आया? तेरा नाम इस पे। अच्छा, तो ये कह रही हैं कि इनका नाम रीटा ही है और जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तस्वीरों में जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो खादी जहां यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कह रही हैं कि ये जो नाम है ये अपने मन से जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है वो लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से इन्होंने लिखा कि आई एम रीटा, मैं रीटा हूँ, ये उन्होंने लिख दिया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये रैकेट है धर्मांतरण का, अब जबरन धर्मांतरण कराने का। जब ये बार बार ये कह रही हैं कि जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि तो इनका नाम क्या है तो ये लिख रहे हैं रीटा, और जब कह दिए कि यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे जब मैंने कहा कि खादी जहां लिखा हुआ है तो इनका कहना है कि खादी जहां जो है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं अपना नाम बदला है, जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है उन्होंने जो है खादी जहां इनका नाम लिखता है। जरा पूछिए इनसे कि कन्वर्जन किसने करवाया इनका। ये देखिए, हाँ इसने देखिए यहाँ पे देखिए काट दिया, खादी जहां इनका नाम नहीं है, इनका नाम रीटा है। तो इनका कन्वर्जन करवाया किसने, जरा पूछिए। जब इनसे अब हम पूछ रहे हैं कि इनका कन्वर्जन करवाया किसने, किसके संपर्क में आई थी, ये भी जरा पूछिए इनसे कि किसके संपर्क में आई। हाँ जी, मैं 2 मिनट में तो ये जो है इस वक्त बता रही हैं कि मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कसम कादरी ये जाकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन कराया था। साइन लैंग्वेज के जरिए ये बोल रही हैं। ये इसने बोला कि ये और राहुल दोनों गए थे कन्वर्जन के लिए। ये शख्स कौन था जिन्होंने कन्वर्जन कराया इनका, ये जरा नाम पूछिए। सर ये कोई मतलब यहाँ पे गए थे, ये कहीं पे जो ये चीज़ें मुफ्ती काजी वगैरह मौलाना वहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट करवाया। मतलब ये अब गए खुद ही थे। अब ये नाम नहीं बता रही कि वो, ये नाम नहीं बता पा रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि यहाँ पर जाने के बाद इनका कन्वर्जन कराया गया था और जो इसमें जो नाम लिखा हुआ है ये जो है मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कासमी कादरी,
बोल रहे हैं कि यहाँ वो गए थे, उसके बाद कन्वर्जन कराया गया था और यहीं का उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। पहले इनको कन्वर्ट कराया गया और फिर उसके बाद शादी कराई गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट है ये धर्मांतरण का, जिस पर फिलहाल एटीएस जांच कर रही है, यूपी पुलिस की एटीएस, उसके बाद अब ईडी और एनआईए भी जांच में जुट गई है। देखिए ये फिर यहाँ पर कुछ लिख रही हैं और ये हमें बता रही हैं कि राहुल एंड आई गॉट मैरिड ऑन 3 नवंबर 2018। मतलब यहाँ जाके जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जरा मैं बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट विमल सर के पैन करके दिखाई, इन्होंने ये लिख के बताया राहुल एंड आई गॉट मैरिड ऑन 3 नवंबर 2018, यानी 3 नवंबर 2018 को इनकी शादी हुई है राहुल के साथ। और ये 2009 से 2018 तक ये नोएडा डेफ सोसाइटी में ये लोग जाते रहे। तो जो एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये कर रही है कि धर्मांतरण में जो जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये कितना बड़ा रैकेट है, उस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए। और यहाँ पर रीता से बात करने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैकेट कितना बड़ा है। जब ये जा रही हैं तो इनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, जो नाम इन्हें दिया जा रहा है वो नाम उन्हें पसंद नहीं आता। वो कहती हैं कि मेरा नाम रीटा ही रहेगा, लेकिन जबरन फिर से उनका नाम फिर इन्होंने लिख के दिया विच। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि राहुल एंड विच चेंज टू इस्लाम ऑन 12 नवंबर 2018। ये भी ये लिख रही हैं। तो इनको सब कुछ ज्ञान है, बोल नहीं सकती हैं, बेबस हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन लिखकर ये सब कुछ बयां करती हैं। तो 3 साल पहले रीता का धर्म परिवर्तन करवाया गया और इस बीच परिवार के मुताबिक पढ़ाई लिखाई के दौरान 2009 से ही रीता का व्यवहार बदलने लगा था। लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में जाने के बाद तो इसमें जो बदलाव आया उससे घर के लोग हक्के बक्के रह गए। रीता के पति राहुल भोला पर अहमद बनने के बाद अवैध धर्मांतरण गिरोह में शामिल होने का आरोप है। ये पूरा मामला बताइए, कब ये नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ने जाती थी, कब धर्म परिवर्तन किया, कब आप लोग को मालूम चला? सर इसका वैसे हमें कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब हमने न्यूज़ देखी, हमने पूछा तो ये 2009 से इसने स्टार्ट हुई इन्फ्लुएंस होना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, वहाँ पे मुस्लिम लोगों से मिली है। वहाँ पे इसने बताया कि उनसे ही ये इन्फ्लुएंस हुई थी ज़्यादा। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये कब उधर जाती रही हमें पता नहीं लगा। और ये एनडीएस ये 2016 में गई थी एनडीएस में, और वहाँ पे जाने के बाद ये मतलब वहाँ जाते थे क्लासेस लेने के लिए। तो ये कभी ये जैसे मतलब इसका जो क्लास टाइमिंग होता था ना, उससे 1-2 घंटा या मतलब ज़्यादातर लेट ही आती थी। मतलब इतना है कि घर पे सूरज ढलने से पहले पहुंच जाती थी, जैसे 4-5 बजे आराम से पहुंच जाती थी। करके घर में नमाज चोरी छिपे भी पड़ती थी। ये सब आपको कब जानकारी मिली? सर ये चीज़ ना मम्मी ने मेरे को बोली। मम्मी ने ये सुबह जैसे स्कूल वगैरह के लिए कभी कभी एक बार हुआ था कि मेरे को इस रूम की बात है, स्कूल पे जाती, स्कूल में सुबह जैसे इस कमरे में आके ये चेंज करती थी। तो ये चेंज करती तो मम्मी ने इसको देखा, मम्मी ने खिड़की से देखा मम्मी कि ये बैठ एक चेंज, इसके कपड़े एक साइड पड़े हुए हैं स्कूल के, और ये आराम से बैठ के इस कोने में ये बैठ के कुछ कर रही है। तो मम्मी ने मेरे को बोला तो एक बार देख। तो मैंने उस खिड़की से ना इसको देखा तो ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये नमाज़ पढ़ रही थी और इसको हमने पूछा कि तू ऐसे नमाज़ क्यों पढ़ रही है, तेरे को कहाँ से वो? तो ये फिर मतलब कोई जवाब नहीं देती थी। तो फिर ये ऐसी है तो आप मतलब बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो इसको हम फिर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो इसलिए हम इसको समझाते थे कि तू इस जगह, इस रिलीजन में मत जा। और जिस नोएडा डेफ सोसाइटी में राहुल भोला के अहमद बनने का सफर पूरा हुआ, वहीं रीता का मन मिजाज भी पूरी तरह बदल गया। बताया गया कि घर में उसने चोरी छिपे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब इन्हें अंदर बैठना तो ये अंदर बैठ के दरवाजा ला के इन्हें नमाज पढ़ना। फिर असं कई बार उपर तो देखना, जिदा ग्रिल जी लगी भी उपर तो देखना तो ये नमाज पढ़ती थी। फिर इन्हें असं कहना भी तू ऐसा क्यों कर रही है? तो इन्हें साढ़े सामने नहीं करना, इन्हें लुक के करना, छिप के ऐसा नमाज पढ़ना। और धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के आरोपी सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। सलाउद्दीन को लेकर पुलिस वडोदरा में उसके दफ्तर गई। वहां एटीएस ने उसके दफ्तर से एक लैपटॉप सीज किया है। एटीएस की टीम सलाउद्दीन को उसके घर ले गई है।
सलाउद्दीन के घर के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। यूपी और गुजरात एटीएस ने कल सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अवैध धर्मांतरण के मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है, जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, सलाउद्दीन के बारे में बताइए, ट्रांजिट रिमांड पर किस तरह के खुलासे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल प्रीति, 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और ये लखनऊ यूपी एटीएस उसे ला रही है और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उमर गौतम से पूछताछ के दौरान जब उससे विदेशी फंड और हवाला की सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसने अहमदाबाद के सलाउद्दीन का जिक्र किया था, जिसके बाद यूपी एटीएफ ने अहमदाबाद की एटीएस से संपर्क साधा और उसकी गिरफ्तारी की गई। तो 30 लाख रुपए उसे लंदन के एक जो इस्लामिक सेंटर है उससे, एनजीओ है उससे मिला था और उसके बाद ये पैसा उसने उमर गौतम को भेजा था। तो सिर्फ खाते के ट्रांजैक्शन की जांच नहीं होगी प्रीति, इसके अलावा इन्होंने कैश पैसे भी हवाला के जरिए भेजे, क्योंकि जो गुजरात का एंगल आ रहा है, इसके अलावा जो कश्मीर का एंगल आ रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी इन्होंने कैश का ट्रांजैक्शन किया है, उसकी जांच भी यूपी एटीएस कर रही है। और आज खुद यूपी सरकार के जो मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं प्रीति, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हमारी एजेंसियां तह तक जाएंगी, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि सलाउद्दीन एक बड़ी कड़ी है। उमर गौतम और कासिम जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद मुन्नू यादव, भोला, अब्दुल सम्मद या इरफान जो गिरफ्तार हुआ था महाराष्ट्र की भीड़ से, तो ये 6 जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं प्रीति, ये कोई छोटी गिरफ्तारी नहीं है। इनसे एक दर एक परत बड़े बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे और विशेष तौर से सलाउद्दीन का जो फंडिंग का कनेक्शन सामने आया है, उसे जो विदेश से पैसा आ रहा था और वो अपना ये पैसा उमर गौतम को ट्रांसफर कर रहा था अलग अलग जरिए से, हवाला के जरिए, यानी पैसा खाते से निकाला और कैश पैसा, गुजरात का पैसा यूपी में ट्रांसफर हो गया, तो किसी दूसरे आदमी ने हवाला के जरिए उन्हें दे दिया। तो ये बड़ी खुलासे होने वाले, क्योंकि इरफान की गिरफ्तारी हो या सलाउद्दीन के पासपोर्ट से जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो व्यूअर्स को बताते हैं। धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख के पासपोर्ट कॉपी सामने आई है, जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। पासपोर्ट में सलाउद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है। पासपोर्ट में पत्नी का नाम फहमीना सलाउद्दीन शेख है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये पासपोर्ट से संबंधित जानकारी कितनी अहम है, क्योंकि 2020 में जारी हुआ है इसका पासपोर्ट? देखिए बिल्कुल, जिस वक्त इनका पासपोर्ट जारी हुआ है, पूरा देश कोविड की महामारी से गुजर रहा था और उसी समय इनको ये पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं। तो सवाल बहुत सारा खड़ा होता है कि उसी दौरान इनका पासपोर्ट बना, क्या उसके पहले बिना पासपोर्ट के आते जाते रहे, कोई और इनका माध्यम रहा जो विदेशों के लोगों से संपर्क में रहे। क्योंकि उमर गौतम का जो नेक्सस है प्रीति, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के 24 राज्यों और दुनिया के कई देशों से जुड़ा हुआ। अकेले वो 18 बार इंग्लैंड जा चुका है, 4 बार यूनाइटेड स्टेट जा चुका है, पुर्तगाल, कनाडा, आपने देखा कि अबू धाबी, दुबई, कतर, पुर्तगाल, पाकिस्तान, कई जगह के जो सेंटर है उनका नाम आ रहा है विदेशी फंडिंग, वहां से पैसे ट्रांजैक्ट हुए जो 2.25 करोड़ के आसपास, जो यूपी एटीएफ ने उन खातों को ट्रेस कर लिया जिसमें ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं सलाउद्दीन इस गिरोह का बड़ा सदस्य है और इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम है प्रीति, और कई मामले का खुलासा होगा। और 8 ऐसे कट्टरपंथियों को यूपी एटीएफ ने चिन्हित किया है जो उमर गौतम के टच में थे, सलाउद्दीन के टच में थे, इरफान के टच में थे और 50 लोगों को टारगेट कर रहे थे अकेले कानपुर में। उनकी भी तलाश जारी है। और मुमकिन है अजीत के इस ट्रांजिट रिमांड के दरमियान कुछ और खुलासे भी हुए हैं, जिनका इंतजार हम सबको होगा कि क्या जानकारियां और तथ्य सामने आते हैं इस पूरे धर्मांतरण के मामले में। इधर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है ताकि भविष्य में इस तरह के खतरों से निपटा जा सके। डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए इस सिस्टम का नाम D4 ड्रोन सिस्टम रखा गया है, जिसकी मदद से हमले का पता लगाया जा सकेगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब ये कि आसमान में 4 किलोमीटर पहले ही इस सिस्टम के जरिए ड्रोन को मार गिराया जाएगा। इस सिस्टम को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर लगाया गया है ताकि ड्रोन हमलों को रोका जा सके। Range is almost like, for the detection it is more than 4 kilometers. The aim is that we should detect it early so that before it reaches the the disruption of the communication happens, so the drone goes back
or otherwise we can actually physically destruct it. So we should actually ensure it before it comes into. So the deployment plays a very vital role here. So definitely it would have helped us. और इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा जम्मू से जुड़ गए हैं। पवन, ये जो ड्रोन टेक्निक यानी ड्रोन को डिटेक्ट करने की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये पहली दफे हो रहा है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल पहली दफ़ा है, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक होने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो ड्रोन का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उसी बीच में डीआरडीओ ने ये एक पहल की है और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ये D4 ड्रोन जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब इसके बाद कोई भी ड्रोन एक्टिविटी एयरफोर्स स्टेशन या फिर जो सेना के बड़े इंस्टॉलेशन जम्मू कश्मीर में है उनके पास आती है तो उसे डिटेक्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो रविवार को जब ये हमला हुआ था ड्रोन अटैक के बाद, तो लगातार 3-4 दिन से जम्मू के अलग अलग सैन्य शिविरों के ऊपर जो ड्रोन थे वो मंडरा रहे थे। तो उसी को देखते हुए अब ये ड्रोन सिस्टम जो है वो तैनात कर दिया गया और साथ में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया और एंटी ड्रोन स्क्वाड भी तैनात किया गया है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम पे कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब वहीं पर दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार तैयारियां हो रही हैं उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि काफी चौकस इंतजाम हो रहे हैं। जम्मू में बढ़ते ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए सेना ने भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। न्यूज 18 के तेजिंदर सोढ़ी की खबर है कि सेना ने लेजर पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम नाम से एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से 1.5 किलोमीटर पहले ही आसमान में ड्रोन को रोका जा सकेगा। सेना ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम को पुंछ और राजौरी में सीमा के पास तैनात किया है ताकि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को वक्त रहते रोका जा सके। और साथ ही जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर है कि ड्रोन हमले पर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर चुनौतियां बढ़ी हैं, इसलिए सेना ड्रोन के खतरे से निपटने की अपनी क्षमताएं विकसित करने में जुटी हुई है। पवन, ये जो दो अभी हमने आर्मी सिस्टम्स की बात करी जो ड्रोन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, और ऐसे में आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बेहद अहम है। बिल्कुल, देखिए आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है कि ड्रोन के जो हमले हो रहे हैं वो एक चिंताजनक है, लेकिन उससे निपटने की पूरी तैयारी आर्मी टेक्निकल विंग ने किया। ईडीओ सिस्टम जो है, जो इलेक्ट्रिक जो ड्रोन सिस्टम है, ये पुंछ और राजौरी में LOC के पास तैनात कर दिया गया है और उस पार से अगर थोड़ी सी भी हरकत होती है, ड्रोन अगर इस एरिया में आते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले पता चल जाएगा और वहीं पर उसको रोका जा सकता है। ये एक बड़ा सिस्टम जो लगाया गया है, एक बड़ी पहल है, एक बड़ी अच्छी एक खबर भी है कि ड्रोन से जो हमले सीमा पार से रचे जा रहे हैं, वो चाहे ड्रोन से वो वेपन यहाँ पर ड्रॉप करने हो या फिर मादक पदार्थों की तस्करी करनी हो, और जिस तरह से ये जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जो हमला हुआ है, तो उसी बीच में अगर ये सिस्टम अब तैनात जो कर दिए गए हैं उससे थोड़ी राहत मिलेगी और उस पार से जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना मिलकर जो ये प्लानिंग रच रही है उसके ऊपर भी अब अंकुश लगेगा। इस तरह की कार्रवाई अगर दोबारा होती है तो भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसके साथ ही DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत क्या है, ये भी जरा बता दीजिए पवन। देखिए, जो DRDO का जो एंटी ड्रोन सिस्टम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर तैनात किया गया है, D4 जो सिस्टम है, उससे इन लोगों को जो रडार की जिससे पहले जो जिस तरह से बताया जा रहा था कि छोटे जो ड्रोन हैं जो हल्के लो लेवल के ऊपर चल के आते हैं वो रेंज में नहीं आते थे, लेकिन अब वो सीधे सीधे तौर पर पकड़े जाएंगे। और साथ में इसमें कुछ ऐसी रेस भी होती है कि अगर वो उस एरिया के आसपास होते हैं तो इनको पहले सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल जो ड्रोन सिस्टम EDO सिस्टम जिसको कहते हैं, वो जो LOC पर राजौरी और पुंछ में तैनात किया गया है, उनके पास एक अपना नेटवर्क है। जो टेक्निकल विंग है आर्मी का, उन्होंने एक अपना नेटवर्क तैयार किया है कि उस एरिया में लगभग 1.5 किलोमीटर की रेंज के भीतर कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें ड्रोन भी शामिल है या फिर कोई और भी बैलून वगैरह भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तानी एयरलाइंस ने पहले बैलून भेजकर ट्रायल किया था, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट उस एरिया में होगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई रेज होगी तो ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो उसके पकड़ में आने के बाद इस पर भी मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू में कितने लोग
के पास ड्रोन मौजूद है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू के सभी फोटोग्राफर्स से इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इस बारे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें उनसे ड्रोन को खरीदने और उनके इस्तेमाल की जानकारी मांगी गई है। और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि जम्मू में जिन लोगों के पास ड्रोन है उन्होंने डीजीसीए से लाइसेंस लिया है या नहीं लिया है। जब भी हमने परचेज़ किए थे उसके बाद ये उड़ते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद डीजीसीए की एक साइट है, उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें 7 स्टेप होते हैं। उसमें उन्होंने हमारे आधार कार्ड का नंबर भी लेते हैं, ड्रोन का सीरियल नंबर भी लेते हैं, जितनी भी ड्रोन की जानकारी है सारी लेते हैं, अपनी हमारी पर्सनल जानकारी होती है वो भी लेते हैं। उसके बाद ये ड्रोन हमारा फ्लाई करता है। जो भी हमारे फोटोग्राफर रिलेटेड जितने भी ड्रोन हैं ये सारे डीजीसीए से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है। उसके बाद ये उड़ते हैं। किसी भी सिक्योरिटी एरिया में ये नो फ्लाइंग जोन बताएंगे, ये उड़ेंगे ही नहीं। पवन, फोटोग्राफर्स के ड्रोन कनेक्शन के बारे में बताइए। देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन हमला होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी भी की है। जिला रजौरी में ड्रोन खरीदने, बेचने और उड़ाने पर प्रतिबंध जिला आयुक्त ने वहां पर पहले ही 2 दिन लगा दिया था, लेकिन जम्मू प्रशासन ने और पुलिस ने यहां पर कल से एक कवायद शुरू की है कि जम्मू में जितने भी ड्रोन उड़ाने वाले लोग हैं, वेडिंग प्लानर हैं या फिर फोटोग्राफर्स हैं, उनके पास जो ड्रोन है क्या वो लाइसेंस है, क्योंकि इनका एक लाइसेंस लेना पड़ता है जो डीजीसीए से लेना पड़ता है। तो 39 के करीब लोग हैं जम्मू में जिनके पास ये लाइसेंस है। तो फोटोग्राफर यूनियन के जितने सदस्य थे उनसे बैठकें हुई हैं, उनसे पूछा गया है, वो पूरा डाटा पुलिस ने कलेक्ट किया है और अब इसके बात के ऊपर जो सुरक्षा की एक बैठक हो रही है कि आखिर किन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और वो ड्रोन लेकर बैठे हुए हैं, उसकी जांच अब की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर यूनियन का कहना है कि ये जो ड्रोन विवाह शादियों में इस्तेमाल होते हैं ये बिना परमिशन के नहीं उड़ाए जा सकते। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले की कवायद हुई है उसके बाद कितने ड्रोन तैनात किए जाएंगे? देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जब हमला हुआ था उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां इसी काम पर लगी हुई हैं। उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं। एनआईए, एनएसजी, सीआईएसएफ जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बड़े अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। और इसी बीच में डीआरडीओ ने भी एक पहल की और साथ में सेना ने भी एलओसी के पास अपने इक्विपमेंट लगा दिए हैं। तो माना जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के साथ साथ पंजाब में पठानकोट एयरबेस, अवंतीपुरा कश्मीर या फिर दूसरे जितने भी स्टेशन हैं जहाँ पर सेना के कोई ऐसे हाईली जो इक्विपमेंट जहाँ पर पड़े होंगे, वो स्टेशन जो है मिलिट्री स्टेशन जितने हैं वहां पर ड्रोन को रोकने के लिए एंटी ड्रोन स्क्वाड तैनात किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तैनात भी कर दिए गए हैं, हालांकि पूरी डिटेल वो शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस तरह के एंटी ड्रोन स्क्वाड को तैनात किया गया है। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी लगा दिया गया है और जो डीआरडीओ की तरफ से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर भी जो ड्रोन सिस्टम था वो भी तैनात किया गया है। तो अब कुल मिलाकर पूरी तरह से सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि अगर फिर से ड्रोन अगर उस पार से आते हैं जहाँ किस तरह कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उसको पहले ही रोका जा सके। तो 4 दिन से जो लगातार पवन इस दरमियान ड्रोन दिख रहे थे, क्या वो अब जो सिलसिला है थम चुका है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस दिन एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला हुआ था उसके दूसरे दिन ही कालूचक और रतनुचक एरिया में 3 ड्रोन देखे गए थे जिस पर भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग की थी और उसके दूसरे दिन कालूचक, रतनुचक और कुंजवानी व मीरा साहिब इलाके में देखे गए थे। तो लगातार 3 ड्रोन तो जम्मू के जो मिलिट्री स्टेशन है इसके ऊपर मंडराते रहे, लेकिन कल बीती रात को कोई भी ड्रोन इस इलाके में नहीं देखा गया और माना यही जा रहा है कि डीआरडीओ की पहल के बाद ये ऐसा हुआ है कि ड्रोन देखना बंद हुए हैं, क्योंकि जो भी ड्रोन यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जो पाकिस्तानी एजेंसीज के लोग हैं उनको भी पता चल चुका है कि अब अगर वो ड्रोन भेजते हैं तो वहां पर मार दिया जाएगा और उनके पास पुख्ता सबूत भी मिल जाएंगे। तो यही कारण है कि बीती रात कोई भी ड्रोन जो है वो जम्मू व उसके आसपास के जितने भी स्टेशन हैं उसके ऊपर मंडराता नहीं दिखा है। शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने बताया पवन इस तमाम घटना के बारे में, क्या इंतजाम और क्या सुरक्षा मेजर्स अपनाए जा रहे। इधर बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि 17 जून को हुए इस धमाके में एक दिन पहले एनआईए ने हैदराबाद से इमरान मलिक और नासिर को गिरफ्तार किया था और वो दोनों आतंकी
संगठन लश्कर से जुड़े हुए हैं। आरोप है कि इनकी दोनों ने ही पार्सल आईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था और दोनों संदिग्धों की चलती ट्रेन में धमाके के जरिए आग लगाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की साजिश थी। एनआईए के मुताबिक नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और उसने लश्कर के आतंकी इकबाल खान और आसिफ खान से बम बनाने की ट्रेनिंग ली है। ये दोनों संदिग्ध यूपी के शामली के रहने वाले हैं। तो ये जो जानकारी आ रही है इन आतंकियों के बारे में बेहद अहम जानकारी है और किस तरह से ये एक नापाक साजिश रच रहे थे उसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि जिस तरह से नासिर और इमरान मलिक नाम के इन दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है हैदराबाद से, वो दोनों आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं। आरोप इन पर क्या है? दरअसल आरोप इन पर यह है कि इन्होंने ही पार्सल आईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था और इसके तहत ही अब इनसे पूछा जा रहा है, पता करने की कोशिश है कि इनका नेक्सस कितना बड़ा है और इन्होंने जानकारी तो ये भी है कि पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली है। और इसी से जुड़ी हुई दो तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। पहली तस्वीर 17 जून की है जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। दूसरी तस्वीर लश्कर के उस आतंकी की है जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये तस्वीरें दोनों बता रही हैं कि किस तरह से इन दोनों ही लोगों के तार कितने खतरनाक स्तर पर भारत के लोगों को, भारत के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की थी। धमाके का जो मास्टरमाइंड है वो किस तरह से आतंकी संगठनों से जुड़ रहा है इसकी तस्दीक भी लगातार हो रही है। और दरभंगा में 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने क्या कहा है, आइए सुनिए। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यह खुलासा हुआ है। एनआईए जांच में यह बात सामने आई है कि इसमें लश्कर का हाथ है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। बिहार में आतंकी गतिविधि अब बढ़ने लगा है, किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मदरसा में ब्लास्ट हुआ बांका में, पिछड़ा पर मेरे विधानसभा में अत्याचार हुआ और सबसे चिंता की बात है कि दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी जिसमें लश्कर का आतंकवादी पकड़ाया है। अब अगर विलंब हुआ तो बिहार हमको लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठा है। किसी भी बोट के चश्मे से न देखकर जो भी दोषी हो उसके गिरबान तक प्रशासन की हाथ जाना चाहिए। कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कार्रवाई का, किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए? और सरकार में तो आप खुद ही हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा विश्वास है। और एनआईए ने इस मामले में लश्कर से जुड़े दो आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है जिनका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दोनों आतंकी एक कार से सामान उतारते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, आतंकी जहां रह रहे थे वहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। आसपास रहने वालों से बातचीत हो रही है और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, खाली रमज़ान को रमज़ान लगाता था और लाता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को, बस आता चल जाता और कुछ भी नहीं। तो ये क्या करते? वो कपड़े लाता था, कपड़े बेचता था, चल जाता था, लेडीज़ कपड़े। अच्छा, बस। तो कितने सालों से वो 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ। तो अब कभी आपको शक हुआ या? नहीं, ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ। शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। कल जो आया था ना पुलिस वाले, जब कल पता चला। और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी कभी आते, एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ भी लिख जाते, चाकलेटा, बिस्किटा, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे वगैरह ले आते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस की जांच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि पार्सल ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को शक है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया था उसमें सेंसर लगा था और इसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है। तो धमाके पर लगातार जो जानकारी आ रही है उसमें एक अहम खबर ये आ रही है कि बोतल में सेंसर के जरिए धमाके का शक है और ये भी जानकारी मिल रही है कि धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था।
न्यूज 18 के चंद्रमोहन की रिपोर्ट है जिसमें जानकारियां सामने आ रही है और जांच एजेंसियों को लगातार जिन जिन बातों पर शक है वो तफसील से इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका हुआ उसमें सेंसर लगा था या नहीं, लेकिन इस बात का शक गहरा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।